नमस्कार। आज की वीडियो में हम जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी के बारे में देखेंगे। इनका जन्म यानी जीवनी को देखेंगे और उसके बाद शिक्षा दर्शन से संबंधित इन्होंने क्या अपना विचार दिया है, इन सारे चीज़ों को इस नोट्स यानी वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म 12 जनवरी 1746 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1827 ईस्वी को हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी जीवनी को। यहाँ पर हम इनका जन्म के बारे में देख लिए कि स्विट्जरलैंड में होता है और हम देखेंगे कि 5 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद इनके माता और इनके घर में जो एक नौकरानी थी उनका इन्हें बहुत सारा प्यार मिलता है। इनकी माता और नौकरानी पेस्टोलॉजी को बहुत प्यार करती थी। फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि पेस्टोलॉजी के विचारों में सहयोग, भावुकता और प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे विचारों का समावेश देखने को मिलता है। सन 1776 में पेस्टोलॉजी ने एक स्वावलंबी स्कूल खोलते हैं, यानी कि एक स्कूल खोलते हैं जिसमें बच्चे गर्मी में खेती का काम करते थे, शीत ऋतु में कताई बुनाई का कार्य करते थे और छुट्टी के समय पढ़ना लिखना और मतलब कि पढ़ाई लिखाई और गणित सीखा करते थे। जो स्कूल खोले थे पेस्टोलॉजी, तो बच्चों के लिए यहाँ पर इन सारे चीज़ों का रूटीन था, जैसे गर्मी के दिन में खेती करना, अवकाश के समय पढ़ाई लिखाई करना। सन 1780 से 81 के समय पेस्टोलॉजी की पुस्तक द इवनिंग आवर ऑफ अ हर्मिट, जियोनार्ड एंड गटुड के माध्यम से उन्होंने प्रकाशन किया कि शिक्षा द्वारा ही समाज की उन्नति संभव है, जो कि आज के समय भी देखा जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से ही एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। लोग पढ़ते लिखते हैं, उनके विचारों में बहुत सारे चीज़ों का परिवर्तन देखने को मिलता है। वो सही चीज़ों में विश्वास करते हैं, बल्कि अंधविश्वास की जो सारे चीज़ें आती हैं उनमें जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं अंधविश्वास में वो बिलीव नहीं करते हैं। सन 1805 से 1825 तक यॉर्डन नामक स्थान पर इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और उस विद्यालय में शिक्षण संस्थान को चलाया। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि 17 फरवरी सन 1827 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आप देख सकते हैं। द इवनिंग आवर ऑफ अ हर्मिट, इन सारे रचनाओं को आप देख सकते हैं। इसमें प्रकृति के प्रभाव को स्पष्ट किया है इन्होंने। इन सारे पुस्तक को देख सकते हैं आप। अब देखेंगे शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया कि शिक्षा के द्वारा ही एक बालक या व्यक्ति के मानसिक, भौतिक, शारीरिक इन सारे चीज़ों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति कोई नई शक्ति नहीं प्राप्त करता, वरन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का ही विकास करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं, जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, शिक्षा के माध्यम से ही उनको निखारा जाता है। अगर उस बालक या व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो सारे शक्तियाँ अंदर ही उनके छुपे रह जाती है, लेकिन शिक्षा ही बाहर निखारने में सहायक होती है। शिक्षा के उद्देश्य संबंधित इन्होंने क्या विचार रखा है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से बताया है कि शिक्षा के द्वारा ही एक बालक या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।
शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है और सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। इनके द्वारा दिए गए कुछ उद्देश्य को देख सकते हैं, जैसे कि पहला नंबर इन्होंने बताया है कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों के विकास में सहायक होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई शक्तियां होती हैं वो शिक्षा उसको बाहर निखारने में सहायक होते हैं। बहुत सारे गुण व्यक्ति के अंदर छिपे होते हैं। दूसरा, मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करने में शिक्षा जो है सहायक है। शिक्षा का उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास करना होता है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करना, दया करना, सहयोग करना सीखता है। शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है, यानी कि अपनी जीविका का अर्जन अच्छे तरीके से एक शिक्षित व्यक्ति आसानी से कर सकता है। चौथा, समाज का उत्थान करने में शिक्षा सहायक होता है। जैसे कि रूढ़िवाद विचार, अंधविश्वास बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति उसमें विश्वास नहीं करता है। हर चीज़ को वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उसके बाद उन सारी चीज़ों में विश्वास करता है। धार्मिकता एवं नैतिकता के विकास में भी सहायक है शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति में नैतिक संबंधी विचारों का उत्थान करना होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि एजुकेशन में, मॉरल एजुकेशन को, नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाता है ताकि हर एक बच्चा और व्यक्ति में नैतिकता के भावना का विकास हो। अब हम देखेंगे पेस्टोलॉजी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में इन्होंने किन किन विषय को शामिल किया है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। पहला, इन्होंने गणित को शामिल किया है। इसके लिए पेस्टोलॉजी एक तालिका की रचना करते हैं, जिसे वर्गों के रूप में खंड प्रस्तुत करके और उन्हें उदर्ग तथा अनुप्रस्थ करके बालकों को सुगमता पूर्वक गणित की शिक्षा देते हैं। ड्राइंग को इन्होंने शामिल किया है। ड्राइंग के माध्यम से इन्होंने बच्चों को चित्र बनाने, यानी कि चित्र बनाने के लिए सिखाया जाता है। ज्यामिति को शामिल किया है इन्होंने। प्रकृति निरीक्षण और भूगोल विषय को शामिल किया है। संगीत को भी इन्होंने शामिल किया है ताकि प्रशिक्षण को रोचक बनाया जाए। नैतिक शिक्षा को इन्होंने शामिल किया है। अब हम देखेंगे इनके अनुसार शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि के बारे में इन्होंने बताया है कि शिक्षण विधि ऐसा होनी चाहिए कि जो बालक के मस्तिष्क के विकास के अनुरूप हो, यानी कि मस्तिष्क के विकास में सहायक हो। इन्होंने शिक्षण विधि में पहला नंबर हम देखेंगे कि इंद्रिय द्वारा शिक्षण का सिद्धांत। पहला नंबर इन्होंने बताया है कि शिक्षण की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से बालक अपने इंद्रियों के द्वारा पूरी तरीके से समझ सके। शिक्षा बालक को पहले सरल तरीके से देना चाहिए, तब कठिन विषय पर शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सरल टॉपिक है उसको हम पहले बच्चों को देंगे ताकि बच्चा धीरे धीरे सीखता चला जाए। दृढ़ीकरण का सिद्धांत को इन्होंने शामिल किया है और मनोवैज्ञानिक आधार का भी सिद्धांत को शामिल किया है। अब देखेंगे पेस्टोलॉजी के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या है। इन्होंने बालक के स्वतंत्रता पर बल दिया है। शिक्षा देते समय बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सके, लेकिन एक शिक्षक को उसका निरीक्षण करना भी जरूरी है कि बालक सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो शिक्षक का क्या काम है कि उसे सही रास्ते पर लाए। दूसरा, इन्होंने सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि बालक को सबसे पहले सरल विषय को बताना चाहिए एक टीचर द्वारा और फिर उसके बाद कठिन विषय से अवगत कराना चाहिए। इन्होंने अवलोकन तथा इंद्रिय ज्ञान को शिक्षा का आधार माना है।
इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। और इन्होंने यह भी बताया है कि बालक को क्रियाशीलता के आधार पर करके सीखने पर बल देना चाहिए, यानी कि उस काम को बालक खुद करके सीखेगा तो उसे लंबे समय तक याद रहेगा और अनुभव भी उसको प्राप्त होगा। और हम देख सकते हैं कि विद्यालय में वो परिवार भावना चाहते थे, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। अब देखेंगे शिक्षक का स्थान इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने बताया है कि एक शिक्षक को छात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक और छात्र के संबंधों का आधार प्रेम होना चाहिए, दोनों के बीच प्रेम होना चाहिए। तभी क्या कर सकता है कि एक छात्र अपने विचारों को शिक्षक के सामने खुले रूप से रख सकता है। शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसे अनुभव को चुने जिनसे छात्र निश्चित निष्कर्ष पर, जो लक्ष्य है, उस पर पहुंच सके। एक शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ पिता पुत्र का संबंध रखना चाहिए तथा शिक्षक को हमेशा सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक जब शिक्षा दे रहे होते हैं तो उनका उद्देश्य होना चाहिए कि वो एक सेवा भाव कर रहे हैं, पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो अच्छी तरीके से बच्चों को शिक्षित करें एक सेवा भाव के रूप में। अनुशासन संबंधी सिद्धांत इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि जो अनुशासन है बच्चों को प्रेमपूर्ण व्यवहार से सिखाना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से उसको प्यार से बच्चे सीखेंगे। दंड व भय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब एक टीचर बच्चे को अनुशासन सिखा रहे हो तो दंड और भय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छात्र का क्या स्थान होना चाहिए। पेस्टोलॉजी ने बताया है कि बालक जो है एक दैवीय वृत्ति है, यानी कि उसे ईश्वरीय गुण प्राप्त है और बालक के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना चाहिए, यानी कि पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे समाज का भी विकास हो। बालक शिक्षित होंगे तो समाज का भी विकास होगा। बालक के व्यक्तित्व का हमेशा आदर किया जाना चाहिए। विद्यालय का स्थान के बारे में पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है कि पेस्टोलॉजी ने कहा है कि विद्यालय में परिवार भावना होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, अर्थात प्राथमिक विद्यालय को घर के वातावरण में बदलना चाहते थे। यानी कि घर में जैसे लोग मिलजुल के रहते हैं उसी तरह ये बदलना चाहते थे कि बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम सहयोग की भावना सीखें और साथ ही साथ शिक्षा की प्राप्ति भी करें। अब देखेंगे पेस्टोलॉजी का शिक्षा से संबंधित क्या योगदान रहा। पेस्टोलॉजी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उनका यह योगदान रहा कि वो शिक्षा के माध्यम से ही समाज सुधार करना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज की उन्नति हो सकती है और वो एक विद्यालय को पारिवारिक वातावरण में बदलना चाहते थे, यानी कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और शिक्षा की प्राप्ति हो और समाज की उन्नति भी इसके माध्यम से हो। तो ये पेस्टोलॉजी का शैक्षिक दर्शन था। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।